अमरीकी सदर की मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश, दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल, इमदाद की बहाली पर भी गौर का वादा। इमरान खान का दौरा है अमरीका सिफारती लिहाज से पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अदाकार मोहसिन अब्बास अपनी अहलिया से सुलह के लिए पुरुमीद, मगर फातिमा सुहेल कहती हैं ऐसे खतरनाक आदमी के साथ नहीं रह सकती। झूठ और सच का फैसला जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। कल आपने पर्टिकुलरली जो हमने सोशल इशू ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, उस पर आपने अपनी आरा का इजहार किया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया और सभी लोगों ने जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ प्रोफेशन से था, उन्होंने इसको कंडेम भी किया और ये कहा कि वायलेंस हैज़ नो रीज़न एंड नो जस्टिफिकेशन। एनी हाउ, हम बहुत सी और बातें करेंगे आज के इस शो में। इस इशू पर भी जो डेवलपिंग स्टोरी है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आपको बताएंगे। लेकिन एक मसला जो है ना, खासा तवील अरसा हो गया वैसे ऐसे चलते हुए, मुझे जो है चीज़ें भूलने की आदत है। अब अक्सर ये होता है, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, लिटरली आई एम नॉट लाइंग, कि मैं अगर यहाँ आना है, ये जैकेट वगैरह हम यहीं पे, सूट वगैरह यहीं पे आके पहनते हैं, रेडी होते हैं आप सबके लिए, तो कभी कभी वो भी लाना एक दिन आप अपना बैग भी गालिबन भूल गए थे और जाता है। वॉलेट तो रोजमर्रा की सूरत हाल बन जाती है। अच्छा, वॉलेट का भूल जाना ये इटसेल्फ बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इस तरह से भूलने लग जाओ और जब आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा ना हो। तो इसका एक हल मैं पढ़ रही थी। ये इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई है वैसे कि मैंने आपको छोटी उम्र का कहा है। चले ठीक है, आपकी खुशी के लिए सही। लेकिन अच्छा, इसका हल अब्दुल्ला मैं ये पढ़ रही थी कि अगर आप अंडे की जर्दी रोज खाएं, सुबह सर पे लगा ले। नहीं सर पे नहीं लगाएं। अच्छा, आप खाएं उसको। अच्छा। खाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा आपको इफाका होगा, क्योंकि आजकल बड़ी उम्र के लोगों में तो ये मसला क्योंकि आम होता है, लोग चीजें भूलने लगते हैं। लेकिन छोटी उम्र के लोग, हमारी उम्र के लोग, या फिर इवन हमसे भी छोटे लोग, वो भी चीजें बहुत ज्यादा भूलने लगे हैं। यानी कि इवन कुछ नियर पास्ट की चीजें भी याद नहीं रहती। जनाब, माजी करीब की चीजें भी लोग भूलना शुरू हो गए हैं। अंडे की जर्दी का पहली दफा मैंने सुना, इससे पहले बादाम का जरूर सुना था, लेकिन अगर नीलम कह रही है तो आई एम श्योर इसके पीछे कोई रिसर्च होगी। लेकिन डाइट का क्या होगा, क्योंकि हम तो डाइट में अंडे की जर्दी निकाल के साइड पे करते रहते हैं और अम्मी कहती हैं कि भाई ज़ाया ना करो, ये मैं खा लूंगी। डाइट को जरा पीछे भी छोड़ देना चाहिए, कभी कभी पीछे छोड़ देना चाहिए। मेमोरी का मामला हो तो डाइट को सियासतदानों को जो है ना, ये अंडे की जर्दी पे खिलानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत चीजें भूल जाते हैं, कही हुई बातें भी भूल जाते हैं। लेकिन अभी हम एक पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी की बात करेंगे और जनाब आपको बताना ये है कि टॉक ऑफ द टाउन रहा आज तमाम अखबार जितने भी हमारे सामने हैं। सबसे बड़ी खबर कल की अहम मुलाकात में से ही निकली है। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा। इमरान ट्रंप मुलाकात ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस पहुंचे तो अमरीकी सदर ने खुद उनका इस्तकबाल किया। बातचीत के दौरान सदर ट्रंप ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमारी बहुत मदद कर रहा है। ट्रंप का कहना था इमरान खान उन्हें पाकिस्तान आने की दावत देंगे तो वो पाकिस्तान जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि वो मसला कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करना पसंद करेंगे और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि वो कोई मदद कर सकते हैं तो उन्हें बताया जाए। Would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. तो मसला कश्मीर पर अगर हम ये कहें कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तो ये गलत नहीं होगा। अमरीकी सदर ने यह भी बताया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए उनसे कहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बरसगीर का सबसे बड़ा मसला कश्मीर बना हुआ है। उम्मीद है अमरीका इस मसले पर अपना किरदार अदा करे। President, I can tell you that right now you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. They are held hostage to the issue of Kashmir, and I feel that only the most powerful state headed by President Trump can bring the two countries together. From my point, I can tell you we have tried our best
We've made all overtures to India to start dialogue, resolve our differences through dialogue. But unfortunately, we haven't made headways as yet. But I'm hoping that President Trump would push this process. बहुत से अहम मामलात ज़ेर बहस आए। इमरान बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि अमेरिका अगर आफिया सिद्दीकी को रिहा करते पाकिस्तान शकील अफरीदी की रिहाई पर गौर कर सकता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री एक तरफ तो अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मसला कश्मीर की बात की है और उन्होंने इमरान खान की दावत पर पेशकश भी कर दी है कि मसला कश्मीर को हल कराने में वो मीडिएटर और साजिश का किरदार अदा कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी कराने की पेशकश के बाद भारतीय मीडिया में बड़ा रोना धोना रहा है। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कल बड़े इंटरेस्टिंग थे एज यूजुअल। काफी भारतीय मीडिया तो इसको चाल है जब मसला कश्मीर का हो तो। जनाब भारतीय मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने भारत को हैरान और परेशान कर दिया है। एक चैनल ने सुर्खी जमाई कि अमेरिका ने भारत पर कश्मीर बम गिरा दिया है। ट्रंप की जानिब से सालिसी की पेशकश पर भारत ने हमेशा की तरह इंतहाई मायूस कुन रवैये का मुजाहिरा किया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक मोदी ने कभी ट्रंप से कश्मीर पर सालिसी का नहीं कहा। भारत मसले का हल दो तरफा मुज़ाकरात और शिमला मुआहदे और लाहौर एलामिया के मुताबिक चाहता है। भारत के साबिक वजीर शशि थरूर का कहना है कि ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। उनसे मोदी ने मुलाकात के वक्त जो कुछ कहा था या तो ट्रंप ने समझा ही नहीं या फिर ट्रंप को ब्रीफिंग नहीं दी गई। आपने देखा किस तरह का रिएक्शन इंडियन न्यूज़ चैनल्स में कल देखने को मिला और उसके बाद किस तरह से भारत की जानिब से इंतहाई मायूस कुन रिएक्शन सामने आया है। इस बड़ी खबर के बाद बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ऐसी सूरत हाल और कल की अहम मुलाकात के बारे में बात करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की कल की मुलाकात काफ़ी खुशगवार भी लग रही थी। मीडिया से भी काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, अच्छा इंटरेक्शन हुआ। ट्रंप ने मसला कश्मीर में सालिसी कर आमादगी तो जाहिर कर दी है। क्या हम कल की मुलाकात को पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि एक नया रुख, नई सिमत और नई क़यादत के साथ आगे बढ़ने का अज़्म के मफादात मुश्तरका है। मैं नहीं समझता कि कोई टकराव है इस बात पे कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो और अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से वापस चली जाएं। हम इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि अमेरिका गुजारिश कर रहा है, पाकिस्तान से ये कह रहा है कि हमें मदद करें हमारी कि हम किस तरीके से यहाँ से निकलते हैं। वो निकलना चाहते हैं तो ये क्या अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि ये जंग ख़त्म हो? पाकिस्तान और इस खित्ते की सलामती के लिए अच्छा नहीं है? ये मफादात मिलते हैं और मेरा ख्याल ये है कि हमने पिछले चंद सालों से ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने मदद करनी है। ये हमारे अपने मफाद में है, ये नहीं है कि अमेरिका की मदद कर रहे हैं। कौन समझता है कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग करता रहे तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा है या फ़ायदा हो सकता है? नुकसान ही नुकसान है इस खित्ते का, क्योंकि उससे फिर शिद्दत पसंद तंजीमें, लोग, गिरोह, जमातें, तहरीकें चल पड़ती हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती को मुतासर किया है। एक नया रुख मिला है, बहुत अच्छा कामयाब दौरा रहा है। ये सिर्फ आप वाइट हाउस के हवाले से बात ना करें, बल्कि आप ये देखें कि आज फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अरकान से मुलाकात है, फिर US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में वो खिताब कर रहे हैं, पाकिस्तानियों से खिताब किया है। फिर जो कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान कॉकस है कि वहाँ पे 40 लोगों ने तो पहले कह दिया है कि वो आएंगे और वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे। तो जो लोग पॉलिसी साज इदारों में कलीदी किरदार अदा करते हैं अमेरिका में, सबसे मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत की भी और पाकिस्तान की अस्करी और फौजी क़यादत की भी मुलाकातें हो रही हैं। मकसद ये है कि हम संजीदगी से वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया आदिल नजम साहब ने। बहुत बड़ा पाकिस्तान तो हुआ भी, लेकिन उसके बाद जो अमरीकी सदर के साथ मुलाकात रही है उसमें भी बड़ी खबर सामने आई है। आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा जानते हैं वहाँ क्या माहौल। आदिल साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे माहौल क्या है वाशिंगटन में? कितने मुतमईन हैं पाकिस्तानी कैंप में लोग? क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अगर कहा जाए कि ये अबूर किया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को। जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जहाँ भी हैं उनको कुछ है वो
खुशी ही है इस खबर से, लेकिन हैरत भी है जैसे भारत को है, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। और कुछ तो यूँ लगता है कि वो जो आप पहले जर्दी खाने की बात कर रही थी, ट्रम्प साहब आज जर्दी खाए बगैर आए थे, तो वो तैयारी के बगैर ये बात कह गए। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, लेकिन लगता ये है कि उन्होंने वो किया जो ट्रम्प साहब करते हैं कि उन्होंने प्रेपरेशन के बगैर ये बात कर दी है। मैंने जैसे कहा, पाकिस्तान के लिए है यकीनन अच्छी बात, लेकिन जैसे भारत से रिएक्शन आया है कि शायद मोदी साहब ने उनसे एग्जैक्टली ये कहा नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है 70 साल से उसका स्टैंड एक ही रहा है कि कश्मीर का मसला बायलैटरल है, इसमें तीसरी पार्टी नहीं आएगी। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हो या अमेरिका हो या कोई और पार्टी हो, वो आके अगर मदद करती है तो हम उसके लिए रजामंद हैं। उस लिहाज से क्या हम इसे टिपिकल प्रोजेक्ट करना बहुत अच्छा होगा। टिपिकल ट्रम्प रिएक्शन समझें, जो उन्होंने बिना सोचे समझे एक बात के जवाब में दे दिया? प्रोबेबली ऐसे ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान तो कश्मीर के मसले को जो है लाइमलाइट में लाना चाहता है, और इससे बेहतर कोई तरीका अगर इमरान साहब कहते तो उसकी शायद इतनी वैल्यू ना होती जो इस एक स्टेटमेंट की हो गई है। अगर तो ट्रम्प कर सके, मेरा ऑल्दो आई बिलीव कि भारत जो है उससे जो रिएक्शन आ रहा है वही मतवक्का था, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो ट्रम्प कर सकता है। इस वक्त ट्रम्प साहब की और मोदी साहब की जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ट्रम्प साहब ये कर सकें कि यार फोन उठाएं और कहें मोदी साहब इतने आ जाओ और इमरान आप भी आ जाओ, हम चलते हैं कैंप डेविड और 3 दिन बैठ के इस पे बात करते हैं, इफ ही कैन डू दैट, तो मेरे ख्याल में फिर यकीनन हिस्टोरिक बात होगी। इस वक्त ट्रम्प साहब भी अपनी लेगेसी देखने के चक्कर में है, मोदी साहब भी ये सोचते हैं कि मेरी तारीख मुझे कैसे याद रखेगी, और इमरान जो हैं वो भी यकीनन ये सोचते हैं। तो अगर ये तीनों लीडर जो हैं कोई हिस्टोरिक काम करना चाहते हैं तो कश्मीर से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सच है कि ये प्रोबेबली ऐसा होगा नहीं। अच्छा आदिल साहब, ट्रम्प के बारे में जो एक जनरल परसेप्शन लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि बहुत सी बातें वो सोचे समझे बगैर कर देते हैं, लेकिन अगर हम इस लेवल पर आकर बात करें तो बहरहाल ये बात तो बहुत बड़ी है कि अमेरिकी सदर ट्रम्प ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी उनसे कहा कि कश्मीर के मसले पर सालसी करवाई जाए। तो क्या ये सोचे समझे बगैर इस लेवल पर आके ऐसी बात की जा सकती है? जी, ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, वी गॉट योर आंसर, ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, अफगानिस्तान के मसले पर जिस तरह बात की है कल इमरान खान साहब ने, और फिर जिन ख्यालात का इजहार हुआ है, आपको लगता है कि उस फ्रंट पर उस तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला जहां आता है तो जाहिर है इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरनल पीस इन पाकिस्तान, कोई बेहतर हालात, कोई बेहतरी की उम्मीद हम देखेंगे? खित्ते का मसला यह हल हो सकेगा? मेरा ख्याल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के मामले में पेशरफ्त ना होती तो ये दौरा मुमकिन ही नहीं था। ये मुमकिन इसीलिए हुआ है कि बहुत पेशरफ्त हुई है, जिसका ऐलान वहाँ पे बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया कि अमेरिका और तालिबान एक मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही गैर मामूली बात है सारी दुनिया के मीडिया के सामने कहना, और ये पाकिस्तान को एक लिहाज से कमिट भी करता है कि हम इसका हिस्सा हैं, हमने किरदार अदा किया है और स्टेक होल्डर हैं, और हम ये करके दिखाएंगे कि अफ़गानिस्तान का मसला हल होता है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ मज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है, ये हमारा किरदार है, वही किरदार हम अदा कर रहे हैं। और अमेरिका ने भी बग़ैर किसी कोई लिपटी बात किए हुए सदर ट्रम्प ने बात की कि हम अपने आप को एक्सट्रिकेट करना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं। ये इनकलाब उसका तर्जमा नहीं बनता, उसके मीने कहीं ज़्यादा है कि हम ये इतना एक उलझाव है, इस उलझाव में हम फंसे हुए हैं, हम अपने आप को यहाँ से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दामन छुड़ाना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान की मदद की, आनत की ज़रूरत है। एक ग्रेट पावर है, 18 साल से जंग लड़ रहे हैं, तंग आ चुके हैं। ना वो अफ़गानिस्तान के लोग चाहते हैं जंग हो, ना अमेरिका चाहता है, ना हम चाहते हैं। यहाँ तो सब हम इत्तेफाक करते हैं। तो पेशरफ्त हुई है, पेशरफ्त होगी। मेरा ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान के मामले में मुआहदा मुमकिन है और ये उस तरफ को पेशरफ्त हो रही है। जो ही हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर खलीलज़ाद साहब इलाके में फिर आ रहे हैं, फिर मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होने वाला है। अगर ये मामला उनके दरमियान आगे ना बढ़ते
तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना जो अदवार हो चुके हैं बातचीत के, वो इसी तरीके से जारी रहते, तातुल नहीं हुआ। पेचीदा मामलात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो तय पा जाएंगे। लेकिन तय पा जाएंगे। आदिल साहब, आपका रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये अफगानिस्तान के मसले को लेकर। रसूल बख्श रईस साहब तो कह रहे हैं कि अगर उसमें पेशरफ ना होती तो शायद ये दौरा ही मुमकिन ना होता, लेकिन ट्रंप ने खैर उसकी भी जिस तरह तमीद बांधी कि मैं अगर ख़त्म करना चाहता तो सफ़ाए हस्ती से मिट जाता ये खित्ता, लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूँ क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों लोग की जाने जाएंगी, इसलिए हमें पॉलिटिकली इस मसले को हल करना होगा। आपको लगता है कि इमरान खान तो हमेशा से ही कहते हैं कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान, इसमें मामले पे डेवलपमेंट हो सकेगी? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर साहब ने कि असली जो मसला है वो सिर्फ अफगानिस्तान ही है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान जो है उसको एक वन पॉइंट एजेंडा है और वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान अमेरिकन पॉलिसी पे भी हावी है और ट्रंप साहब पे बहुत ही हावी, इसलिए वो बहुत अहम है। यकीनन पाकिस्तान का जो किरदार है वो एक मुस्बत रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे प्रोफेसर साहब ने शायद हिंट किया, हमें इसमें ख्याल से ही चलना चाहिए। देखें, अगर अमेरिका चला जाता है तो फिर सवाल ये भी होता है उसके बाद क्या होगा। सोवियत यूनियन भी चला गया था, उसके बाद का जो मलबा है वो तो हमारे हमसाये में है ना। अमेरिका जो है वो एक तरह से पाकिस्तान से जो चीज मांगता है, मदद मांगता है अगर, तो वो हमें यकीनन देनी चाहिए। अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन हमें ओवर प्रॉमिस करने से जो है बहुत कतराना चाहिए। अमेरिका की कोशिश ये होगी कि वो पाकिस्तान को कह दिए आप गारंटी दे दो, आप इसके ठेकेदार बन जाओ। हम इसके ठेकेदार नहीं बन सकते, क्योंकि होगा ये कि फिर जो चीज जब खराब होगी तो फिर यही वॉशिंगटन जो है पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाएगा और कहेगा कि तुमने खराब कर दिया। ये जो मसला है, इस पे केयरफुल मूव करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी हेल्पफुल, लेकिन वी कैन नॉट ओवर प्रॉमिस। सही। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, कमिंग बैक टू कश्मीर, भारत की जानिब से अमरीकी सदर की इस बात को झुटलाया गया है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि अमरीका की जानिब से कश्मीर के मसले पर सालिसी की जाए। आप क्या समझते हैं, अमरीकी सदर की इस बात को झुटलाना भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है अमरीकी इंतज़ामिया का इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग तो मौजूज़ों पे यकीन करते हैं और मौजज़े रूनुमा होते हैं कि कश्मीर में जहाँ कत्लेआम है और वहाँ पे लोगों के ऊपर रिप्रेशन है, प्रोसिक्यूशन हो रही है, तशद्दुद है, उनकी बात पता नहीं कहाँ से सुनी गई। ये तो मालूम ही नहीं था, एजेंडे पे भी नहीं था। ये तो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मसला है और अमेरिका का सदर सारी दुनिया के मीडिया के सामने हर जगह पे बात जा रही है, कहता है कि जी कश्मीर के मसले की सालसी के लिए हम तैयार हैं। तो ये एक मसला उजागर हुआ है, दुनिया के अटेंशन में आया है। ये गैबी इमदाद ही मैं इसको समझता हूँ और ये पाकिस्तान के मफादात के लिए बहुत एक अच्छी बात हुई है। लेकिन ये कि हिंदुस्तान के हवाले से कि वहाँ वो पहले ही बहुत परेशान थे, ये तो नहीं कहता कि वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई थी, परेशान थे कि देखें जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कभी ठीक नहीं होंगे, और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लाबी थी अमेरिकनों की भी और जो प्रो इंडिया लाबी है कि नहीं जी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान कभी तब्दील नहीं हो सकता, उसके नज़रियाती मसाइल हैं तालिबान के साथ। वो तमाम जो उन्होंने बयाना बनाया था वो धड़ाम से गिर गया है, तो काफ़ी परेशान थे। लेकिन सबसे परेशानी उनको ये हुई है कि एक ऐसा मसला जिसको वो दाखिली मसला तस्वुर करते हैं और दुनिया को समझाना चाहते हैं, ताकतवर तरीन मुल्क का सदर सारी दुनिया के सामने कहता है कि ये मसला है, ये हल तलब है, हल होना चाहिए और उसके हल करने के लिए मैं किरदार अदा करता हूँ। ये बात हमारे मफादात के लिहाज से हो गई। आगे बातें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, ये बात की बात है। मैं समझता हूँ कि ये बात का होना इस तरीके से भी कश्मीरियों की और पाकिस्तान की हिमायत है। जी जी जी। आदिल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे ओवरऑल अगर इस दौरे की बात करें तो जलसे से शुरू करें तो हज़ारों अफराद की शिरकत, क्या समा था वहाँ पर, जिस तरह लोगों ने वज़ीर आज़म को वेलकम किया, उसके बाद सदर ट्रंप से अहम मुलाकात, ये कश्मीर एलिमेंट विच केम एज अ सरप्राइज,
और पर्टिकुलरली इंडिया के पेट में खासा दर्द रहा उस बात को सुनकर। उसके बाद पाकिस्तान की इमदाद की बहाली के इशारे सदर ट्रंप की तरफ से। ओवरऑल इस दौरे को आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है और पर्टिकुलरली एक ऐसी जमात जो कि वफाक की सतह पर पहली बार बरसरे इक़्तिदार आई हो, इतनी बड़ी कामयाबी उसे मिल जाना, ऐसी नज़ीर कोई माजी में मिलती है आपको? देखिए, पहली बात यह कि अभी दौरा खत्म नहीं हुआ है, एक दिन और है और उसमें कई अहम मीटिंग्स भी हैं और एक और अहम तकरीर भी है, तो उसको भी हमें देखना है। दूसरा ये कि यकीनन ये कामयाब, अभी तक तो जो लगता है जो मुस्बत कामयाब दौरा है, कामयाब दौरे पहले भी बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ। सबसे कामयाब तो मेरे ख्याल में वो था जब लियाकत अली खान गए आइजनहावर पे, और उसके बाद अयूब खान के भी थे और सो ऑन सो फोर्थ थे। असली कामयाबी जो होती है वो होती है दौरे के बाद, कि दर हकीकत रिलेशनशिप में क्या पॉजिटिव चीज आती है। जो वो अभी इंडिया दिया गया है या इम्कान लगता है, क्या वो हकीकत में तब्दील होगा या नहीं होगा। ये याद रखें कि ट्रंप साहब से जो भी आपको सिग्नल आया, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या जो उनकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए अभी भी पाकिस्तान जो है वो एक नेगेटिव प्लेयर है और उसको हमें तब्दील करना है। ये जो दौरा हुआ है, जैसे रसूल बख्श शहीद साहब ने भी फरमाया, ये ट्रंप साहब के कहने पे हुआ है। ये स्टेट डिपार्टमेंट या जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है उसके बावजूद हुआ है। सो मेरे ख्याल में अभी तक हर इंडिकेशन ये है कि ये एक पॉजिटिव दौर है। पाकिस्तान के लिए बहुत सी अच्छी विंडफॉल्स आई हैं, जैसे कश्मीर का जिक्र आया है, जैसे ट्रंप साहब ने जो एक रवायती मसाइल पाकिस्तान के उठाए जाते हैं उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन एक पॉजिटिव फोकस किया। अमूमन जो है ना वो सिर्फ टेररिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की, इस किस्म की बातें होती हैं। इसमें उन्होंने एक तरह से नैरेटिव अगर चेंज नहीं किया तो टॉपिक्स चेंज कर दिए। सो उन तमाम तरीकों से इट इज ए गुड स्टेप, लेकिन अभी धमाल नहीं डालना। धमाल तब डालेंगे जब इसका कोई नतीजा नजर आएगा। डन, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तज्ज़ियेकार आदिल नजम और रसूल बख्श शहीद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रसूल के साथ मौजूद थे। थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बेहतरीन ही हो गया फिर ये तो। लेकिन अभी ये दौरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इस पे नज़र रखेंगे और जियो न्यूज़ ज़ाहिर है आपको अपडेटेड रखता रहेगा। अच्छा जी, कल हमने जो बात नहीं की, हुआ होती तो वैसे कराची की सबसे बारिश की बात होती, क्योंकि आपको पता है ना मेरे ख्याल शायद लाइट की बात करते हैं। लाइट की बात भी, बाय द वे आप लोगों के घरों में लाइट आ गई है? अगर आप फेसबुक वगैरह पे या हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें बताइएगा, तभी देख रहे होंगे ज़ाहिर है अगर लाइट नहीं आ रही होगी तो। लेकिन कितने घंटे लाइट गई कराची वालों, आपसे मुखातिब होकर पूछ रहे हैं, और कितना टाइम बारिश हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि 5 मिनट की बारिश के बाद लाइट का जो हाल हो जाता है। कराची के कल मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ही हल्की बारिश हुई, शहर भर से बिजली ऐसे गायब हुई जैसे कि गधे के सर से सींग। 7 घंटे जो है वो बाज़ इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी और बाकी शहर में अवाम गर्मी और हब्स पूरी रात ही जागते रहे हैं। और इस वक्त शहर कराची में किन इलाकों में लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है ये भी हम अपने नुमाइंदगान से मालूम करेंगे। लेकिन मेरे घर तो रात भर वैसे लाइट नहीं आई है। लाइट नहीं आई, अच्छा जी। नीलम के घर रात भर, वैसे मेरी यहाँ रात भर तो लाइट का ऐसा इशू नहीं रहा, चंद घंटों के लिए गई थी फिर वो वापस आ गई थी। सनोविया चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सनोविया, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों की? बारिश तो कोई इतनी खास हुई नहीं है, लेकिन बिजली काफ़ी ज़्यादा देर चली गई। बिल्कुल अब्दुल्ला, जैसे कल कराची में जो है वो बारिश है 2 से 3 मिलीमीटर हुई थी, लेकिन जो कराची था वो 70% ब्लैकआउट हो चुका था कल की बारिश के बाद से। अगर जो हमारी जो बात हुई है कि इलेक्ट्रिक पॉलिसन का ये कहना था कि जो बारिश हुई थी उसके नतीजे में फेब्रुअरी 1 बिलो सर्किट की जो हाई टेंशन लाइन थी वो ट्रिप कर गई थी और उसके नतीजे में 1700 फीडर जो है 1700 ग्रिड स्टेशन जो है वो मुतासर हुए थे। और इसका मतलब ये कि आपका तकरीबन शहर का 70% इलाका जो है वो बिजली की फराहमी वहाँ पे मौसूल हो गई थी और ऐसा कोई इलाका नहीं था कि जहाँ पर हमारी कल बात हुई हो और वहाँ से ये इतलाक मौसूल ना हुई हो कि यहाँ पर लाइट है। मतलब मलीर ले लें, गुलिस्तान जौहर ले लें, गुलशन इकबाल ले लें, लियाकताबाद ले लें, सीव्यू आपका देखेंगे पूरा ब्लॉक था वहाँ पर भी। तो इसीलिए कोई ऐसा एरिया नहीं था। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतर जो है वो होना शुरू हो चुकी है। सुबह जो है वो लाइट आना शुरू हुई है, तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो बिजली की फराहमी बहाल होना शुरू हुई थी कुछ इलाकों में। लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं
जहां पर कल शाम 4 बजे से जो है वो बिजली बंद है और अभी तक वहां पर लाइट नहीं आ सकी है। बहुत शुक्रिया आपका सुनोविया चौधरी, हमें अपडेट करनी थी। अंदाज़ा लगाइए अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लाइट नहीं आ सकी है। बारिश तो इतनी हुई नहीं लेकिन बिजली ने बहुत सताया है। पूरी खुल के बारिश हो जाए, क्योंकि ये जो बारिश होती है ना, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं हल्की हो रही है, कहीं हो ही नहीं रही है। इस बारिश के बाद हब्स भी है, शदीद मौसम में कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, तो एक दफ़ा खुल के बादल बरस जाए ना तो सूरत हाल ज़रा बेहतर हो जाए। कैसे हैं आप सब लोग? एक इंटरेस्टिंग फुटेज तो हमने आपको दिखानी है, लेकिन उससे पहले कुछ और जो मामला जो कई दिन से, अब तो 2-3 रोज़ हो गए हैं, सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बना हुआ है, लेकिन मसला ऐसा लग रहा है कि हल्के करीब नहीं है। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर पर संगीन इल्ज़ामात हैं, घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम है, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं और अपनी अहलिया से सुलह करने के लिए भी पुरुम्मीद हैं। आई वंडर व्हाई नाउ। मगर उनकी अहलिया फातिमा सुहेल कहती हैं कि वो किसी सूरत शौहर के पास वापस नहीं जाएंगी। सच झूठ का फैसला जितना जल्द हो जाए उतना बेहतर है। अदाकार और मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर ने अहलिया के इल्ज़ामात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शादी के चंद रोज़ बाद ही झूठ सामने आने लगे थे। फातिमा ने जो तस्वीर शेयर की हैं वो 2018 की हैं और ये तस्वीर सीढ़ियों से फिसल कर गिरने के बाद की हैं। क्या कहना था मोहसिन का, दिखाते हैं आपको। अभी हमारी एक पहली सिटिंग थी यहाँ पर एसपी साहब के साथ और हमने एक बड़ी पॉजिटिव मीटिंग करके बाहर आए हैं और चीज़ें जो बेहतरी की तरफ ही इंशाल्लाह जाएंगी और आई होप के सच और झूठ की जंग से निकल के हम जो है वो अपने फैमिली मैटर ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फैमिली मैटर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतरी से और तमीज़ से और अखलाकी इक़दार को पेश नज़र रखते हुए हल करें। ज़िंदगियों के मामले हैं ये, इन अ लॉन्ग रन को किसने सफ़र करना और किसने नहीं, ये ज़ाहिर है हम अपनी फैमिली से और अपने लॉयर के साथ बैठ के लिए। मोहसिन जो कि सुलह के मूड में अब लग रहे हैं। दूसरी जानब पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फातिमा सुहेल ने कहा कि सुलह की तरफ बिल्कुल भी नहीं वो जा रही और ऐसे ख़तरनाक आदमी के साथ नहीं रह सकती। फातिमा ने कल क्या कहा ये भी दिखाते हैं आपको। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद आप लोग पैचअप की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मोहसिन अब्बास हैदर के कल कुछ और बयानात थे, जब उनको पता चल रहा है कि वो आप हंस रहे हैं तो उनके पास कुछ है नहीं सबूत, कोई ऑथेंटिक बातें नहीं है करने की, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो वो पैचअप की तरफ से शायद बात कर रहे हो। लेकिन मेरी तरफ से कोई पैचअप नहीं है। मैं ऐसे ख़तरनाक आदमी के साथ ना अपना बच्चा रखना चाहती हूँ ना खुद रहना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये तो फातिमा का कैटेगोरिक स्टेटमेंट आपने सुन लिया। मोहसिन अब्बास के मामले पर कुछ फनकारों का कहना है कि कुछ बातों का उन्हें पहले से पता था, लेकिन इसे मियाँ बीवी का ज़ाती मामला समझकर किसी ने ज़्यादा बात पहले की नहीं। हमजा अब्बासी ने भी इस पर ट्वीट किया है। गौहर रशीद, दुआ मलिक, हुमायूं मलिक और भी मुतअद्दिद अफराद के इनकी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, जिस जगह इनका मकान था जहाँ ये रहते थे, महल्लेदारों और इलाका मकीनों ने भी कह दिया है कि ये तो इनके घर का रोज़ का तमाशा था। मोहसिन अब्बास मुतअद्दिद मरतबा बाहर मारपीट करते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन मोहसिन ने ज़ाहिर है कैटेगोरिकली इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। अभी फातिमा सुहेल के वकील एहतशाम अमीरुद्दीन से बात करते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, आप फातिमा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले तो ये बता दें कि बुनियादी तौर पर फातिमा अब क्या चाह रही हैं? बुनियादी तौर पर उन्होंने जो दरख्वास्त दी है थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए, उसका इंदराज चाहती हैं, जो कि अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हो सका। आज जो एसपी ऑपरेशंस थे उन्होंने दोनों पार्टीज़ को बुलाया था, दोनों से सवालात किए, बिलमुशाफा गुफ्तगू भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई रीज़न नहीं है कि यह पर्चा दर्ज ना हो, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा दो और क्लेम्स हैं फातिमा के मोहसिन अब्बास हैदर के हवाले से। एक तो ये कि उन्होंने तशद्दुद का निशाना बना कर फातिमा को उससे 50 लाख रुपए लिए, वो अपना क्लेम वापस चाहती हैं, पैसे वापस चाहती हैं। और दूसरा ये कि जब आखिरी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने मोहसिन से अलहदगी का मुतालबा किया और पैसे वापस मांगे, तो उस वक्त उन्होंने बंदूक निकाल के फातिमा को और फातिमा के जो भाई हैं उन्हें जान से मार देने की धमकी दी, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 506B के तहत एक जुर्म है। तो ये तो ऑफेंसेस हैं और इन पर फौरी तौर पर दर्ज होने चाहिए। बड़े सीरियस लेवल के ऑफेंसेस हैं, लेकिन एहतशाम आपसे ये भी जान लें कि अब एक तिब्बी मुआयने की बार बार बात की जा रही है। मोहसिन ने भी कहा जी अगर मैंने इन्हें मारा पीटा था 15, 16, 17 को, ये वापस गई अपने घर, तो तिब्बी मुआयना कराती या मीडिया के सामने आती। अगर इतना तशद्दुद किया है मैंने इन पर, तो इन्होंने मेडिकल क्यों नहीं कराया? कानूनी नुक्ता निगाह से हम जानना चाहते हैं कितना अहम है, और क्या ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसका तिब्बी मुआयना कराया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। मेरी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और मैं जानता हूँ फातिमा को,
कोई बेहतरी की उम्मीद कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से नहीं है। शी इज़ नॉट गोइंग फॉर अ सेटलमेंट। हाँ, मोहसिन अब्बास हैदर जो है उसको पता लग गया है कि वो बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। एक खातून जो कि फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट थी, उसकी बीवी थी, लव मैरिज करके अपना घर छोड़ के अपना करियर, प्रोफेशन इसके कहने पे छोड़ के 4 साल से इसका जुल्म बर्दाश्त कर ली थी। फाइनली शी इज़ टेकन अ स्टैंड और अब वो इस बारे में बात कर रही है। और वो तब उसने फैसला किया बात करने का जब उसका जो 2 महीने का बच्चा है उसको मोहसिन ने बहुत बुरी तरह से मिसट्रीट किया, मिजरेबली ट्रीट किया। एक बाप जिस तरह से बच्चे को अपने ट्रीट करता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट उसका रवैया था। तो तब उसने फैसला लिया और अपने फैसले पर कायम। ये क्लियर आगे हो गई ये बात कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। और ये मेडिकल रिपोर्ट वाली बात का फातिमा भी बारहा कल जियो पाकिस्तान से भी गुफ्तगू में उन्होंने जवाब दिया कि वो थप्पड़ या बाल खींचने का क्या मेडिकल क्या ही हो सकता है। और वो जो कही थी ब्रूजेस जो मेरे फेस पे है वो मैंने अपनी वकील को दिखाया। अच्छा एहतशाम, अगर किसी ने तशद्दुद किया है तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। अब आप लोगों का प्लान क्या है? क्या मामला अदालत में ही तय करना है या अदालत से बाहर कोई सेटलमेंट हो सकती है? नहीं, अदालत से बाहर कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती क्योंकि अब ये फातिमा अकेली की बात नहीं है। दिस हैज़ बिकम अ टेस्ट केस। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2016 का जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट मियां शहबाज शरीफ साहब लेकर आए थे उस कानून में सुकम है। पहले तो ख़वातीन जो कि घरेलू तशद्दुद की शिकार होती हैं उनके हवाले से कोई स्पेशल लॉ नहीं था और ताज़ीरात पाकिस्तान में भी कोई प्रोविज़न नहीं है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन 2016 में जो कानून मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लेकर आई उसमें भी बहुत सारे है। डोमेस्टिक वायलेंस की ना तो डेफिनेशन दी गई, ना उसको एज एन ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, ना उसकी सजा दी गई। 2-4 छोटे मोटे रिलीफ हैं कि कोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा नानो नफ़का के हवाले से देखेगी। तो मैं समझता हूँ ये टेस्ट केस है और इसको टेस्ट केस समझते हुए हमारी जो पार्लियामान है, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमारी जो हुकूमत है, उन्हें विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 में तरमीम करके डोमेस्टिक वायलेंस की ना सिर्फ तारीफ का सेक्शन बीच में शामिल करना चाहिए बल्कि इसको बाकायदा एक जुर्म डिक्लेयर करते हुए इसकी सजा का तयन। इंपॉर्टेंट एक मुद्दा उठाया है और इंशाल्लाह थैंक यू एहतशाम, हम भी इस पर बात करते रहेंगे कि जो हकूक़ निस्वां का बिल गुज़श्ता हुकूमत पंजाब में पास कराया गया था ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस को बाकायदा एक जुर्म नहीं करार दिया गया। सो डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादातर जिस किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का ख़वातीन को सामना करना पड़ता है वो यही होता है कि थप्पड़ लगा दिया या बाल खींच दिए या घसीट कर कमरे से बाहर या कमरे के अंदर ले गए। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करने की ज़रूरत है और इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को भी आई गेस शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा है तो एक कानून में बहुत बड़ा सुकून है जिसे दूर करने की ज़रूरत है। अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल की जानिब से लगाए गए खुद पर इल्ज़ामात को मॉडल नाजिश जहांगीर ने भी मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी होने वाले एक बयान में उनका कहना था कि फातिमा ने उनके बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात उन पर आयद किए। नाजिश जहांगीर ने कहा कि फातिमा के पास ऐसा कोई सबूत होता तो वो उसे भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती, जिस तरह से उन्होंने अपने शोहर के तशद्दुद के शवाहिद पोस्ट किए। नाजिश जहांगीर ने यह भी कहा है कि मोहसिन अब्बास और फातिमा सुहेल के दरमियान इख्तलाफात की वजह वो नहीं है। फातिमा उनसे फ़ोन पर अपनी निजी बातें भी शेयर करती थी। ताहम नाजिश जहांगीर ने यह तस्लीम किया है कि मोहसिन अब्बास और वो अच्छे दोस्त हैं और फातिमा भी उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। ऑल राइट, सो दैट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम नाजिश जहांगीर। लेकिन इससे पहले जो उनकी इंस्टा स्टोरी की स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें उन्होंने खासा मोहसिन अब्बास हैदर की तस्वीरों के साथ मोहब्बत का इजहार सॉर्ट ऑफ किया हुआ है। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट कैप्शन थी ऑल माइन। मार्केस में उनका अच्छा रिव्यू लिखते हैं, बताते हैं। इससे पहले जरा हम अपने मैस्कॉट्स को दिखा दें। ओहो, उम्मीद आपके पीछे शो बाय द वे, लेकिन आज जो है ना आप तो खास हैं, आपसे ज्यादा खास हैं क्यूट से लोग भी हैं। हेलो, कैसे हैं? बोलते हैं आप लोग? नहीं, ये बोलते नहीं, ये बचा के रखा हुआ अपने आप को। अपनी आवाज जो है ना वो सेव करके रखी हुई। अगर आप मुझे बोलते हुए देखना चाहते हैं तो आपको फिल्म देखने के लिए अभी मैं आगे ना आपको एक जफ्फी डालना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने फ्लफी लग रहे हैं। सो आई विल कम एंड हग यू इन अ व्हाइल। ये एक सुपर पावर है ना। हाँ। ये जो है दूसरे वाले इनका नाम है चक और ये फ्लैश से भी तेज भागते हैं। अच्छा। और जो वो है लेफ्ट पे हैं ये है रेड और ये मेन एंग्री बर्ड हैं। इनको इतना गुस्सा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो रेड, आई वुड लाइक टू यू टू कम हियर और चक आप मेरे पास आ जाएं और रेड उधर आ जाएं तो हम सारे मिल के बातें करते हैं फिर एंग्री बर्ड्स की। ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? कैन आई हेल्प यू विद दिस? मैं आपको हेल्प करूँ या आप आ जाएंगे? आप आ जाएंगे। आई रियली लाइक योर
तुम वैसे हाउ क्यूट आर यू। अच्छा आप इधर आ जाएं। हाँ, आप इधर आ जाएं। ये लाइक दिस। अब इनको इतना गुस्सा आता है, मैं तो थोड़ी घबरा रही हूँ इनके पास बैठे। क्या हो गया नीलम? क्योंकि नहीं गुस्सा आता हाँ, है। अभी हर वक्त नहीं आता, जब उनको जरूरत होती है अभी थोड़ा सा लग रहा है मुझे गुस्से में ये। अच्छा उमैर, खास बात क्या है एंग्री बर्ड्स? एंग्री बर्ड्स की देखिए इस दफ़ा हुआ ये कि पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसकी प्रमोशन हुई है बहुत बड़े लेवल पे और पाकिस्तान को उन्होंने सेंटर में रख के किया है। जब मैं भी बाली गया था मई में तो मेरी इन लोगों से भी मुलाकात हुई थी वहाँ पे, उनके डायरेक्टर से भी हुई थी। तो उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बहुत ज़बरदस्त, उसमें चीज़ें बताई थी कि फिल्म कब आएगी, क्या आएगी, और हो सकता है पाकिस्तान में जब रिलीज़ हो तो वो दुनिया भर से पहले भी हो जाए क्योंकि ईद है जी, क्योंकि एग्जैक्टली। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो हैं ईद पे उनके पास एक फिल्म आ गई है। अब जो 3 बड़ों की फिल्में आ रही हैं पाकिस्तानी, उसको तो आप साइड में रखिए, बच्चे जो हैं वो किसके पीछे पड़ेंगे। कर लिया अच्छा, और आपको पता है कि दीज एनिमेटेड फिल्म्स आर नॉट ओनली फॉर किड्स। एंग्री बर्ड्स 1 हम सबने देखी हुई है और बच्चों के साथ साथ उतनी एंजॉय की हुई है। मुझे तो अब लायन किंग देख के लग रहा था कि बच्चों से ज्यादा बड़ों की फिल्म बनाई है इस दफा। लायन किंग में बच्चे जब पीछे से चीख रहे थे तो मैं टर्न करके भाई चुप रहे हैं आप जरा, देखने दें मुझे। हाँ देखने दें जरा। तो यही था एंग्री बर्ड्स। तो एक गेम जो जब आया था तो उसने तबाही मचा दी थी सब जगह, तो उसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन्होंने बाली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह की, वहाँ पे आप इनको में तस्वीरें भी आप लोगों के पास हैं जिसमें उन्होंने मैंगो और ऑरेंज जूस दिया था और वो एंग्री बर्ड जूस था। ओह वंडरफुल। द प्लॉट ऑफ द एंग्री बर्ड्स 2 इज सेम, द ईगल के गिर्द घूमेगा या कुछ और अलग है? देखिए फर्स्ट वन में तो ये था कि पिग्स जो है वो आके उन पे अटैक करते हैं, पिग्स आके। सेकंड में एक थर्ड आइलैंड निकलता है और पिग्स और बर्ड्स दोनों जो है वो मिल जाते हैं। हाँ, और फिर उसका वो करते हैं। वो जजीरा है जहाँ से माइटी ईगल भागा हुआ है। अच्छा, तो माइटी ईगल को मिला के फिर वो तीनों चारों जो है वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। और इस फिल्म में जो क्लिप्स हमको दिखाए गए थे वो इतने ज़बरदस्त हैं। जेम्स बॉन्ड का मजाक उड़ाया है, मिशन इम्पॉसिबल का मजाक उड़ाया है, मतलब हर फिल्म का मजाक उड़ाया है। अच्छा, सो इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। हंस के पागल, हंस के आप पागल हो जाएंगे। सही है जी। तो ये जो एनिमेटेड फिल्में होती हैं, बीट एंग्री बर्ड्स और एनी अदर मूवी, ये पाकिस्तान के रेगुलर उर्दू जुबान की फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस करती हैं या बहुत कम करती हैं या एक ही लेवल का तकरीबन? देखिए अंग्रेजी फिल्में तो वैसे ही कम बिजनेस करती हैं कुछ के अलावा। जैसे जब फास्ट एंड द फ्यूरियस लास्ट वाली आई थी जिसमें पॉल वॉकर था, उस फिल्म ने तबाही बिजनेस किया था। वजह उसकी सबसे बड़ी ये थी कि पॉल वॉकर को सब देखने के चक्कर में गए थे। लेकिन इंडियन फिल्में और इंग्लिश फिल्में जो हैं पाकिस्तानी फिल्मों के मुकाबले में कम इसलिए होती हैं कि शोज़ कम होते हैं उनके, और एक रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि आप इससे ज़्यादा नहीं करते, वरना फिर पाकिस्तानी फिल्में कोई नहीं देखेगा। तो एक ये वो इशू है। लेकिन एनिमेटेड जो हैं, आपने डोंकी राजा देखी कि डोंकी राजा ने मतलब बिजनेस तबाही मचा दी। क्यों? उर्दू ज़बान और सबसे बड़ी चीज़ एनिमेटेड। अब ये लोग उर्दू में नहीं है, लेकिन ये इनके जो एक्शंस हैं अगर आप म्यूट करके भी देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। एनिमेटेड का ये प्लस होता है कि अगर आप देयर इज नो लैंग्वेज तब भी लोग देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। भाई बच्चों को तो मज़ा आना ही आना है ना, इसलिए कि वो तो एक्सपेक्ट ही क्या करें ना कि ये जो है चक जो है यूँ भागेगा चिक 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 करके और वो जो है ब्लास्ट कर जाएंगे। एक तीसरा कैरेक्टर है बॉम्ब, जिसको जो मतलब बैठे बैठे ब्लास्ट कर जाता है। अच्छा, अभी तो अलादीन ज़ाहिर है अभी भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं लगी हुई है और लायन किंग अब ताज़ा तरीन लगी है। इन 2 फिल्मों का क्या रिस्पांस रहा? अलादीन तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस किया। बस आप सोचिए कि वो कब आई थी और अभी तक लगी हुई है। मतलब लास्ट ईद पे आई थी और अभी तक लगी हुई है और लोग जाके देख रहे हैं कि अभी तक देख रहे हैं। मैंने 3 दफ़ा देखी जाके। मैंने अभी नहीं देखी और मेरा रोज प्लान बनता है। आप पहले देख लीजिए क्योंकि देखिए और लायन किंग जो है, मुझे लायन किंग देख के उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे अलादीन देख के आया। वजह उसकी ये थी कि देखिए आप एनिमेटेड फिल्म के अंदर जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। स्कार का एक्सप्रेशन जो था, वो स्कार को देखते ही आपको नफरत होती थी। यहाँ आपको 2 मिनट लगेंगे रजिस्टर करने में कि ओ ये स्कार है, ओ इससे नफरत होनी है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा वो जो आप नेचुरल नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात तो यही है ना कि आप 2 लाइन्स की फाइट दिखा रहे हैं। अच्छा, वो एंड द लाइन्स आर सो रियल, दे लुक सो रियल कि उसमें जो है ना वो जो बच्चों वाला एलिमेंट है मुझे लग रहा था कहीं काम हो गया। बच्चे देखिए बच्चे सब जाके देख रहे हैं। बच्चों को अब कोई डर नहीं लगता। वो जो यूट्यूब और इन सब पे सब चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, टारगेट ऑडियंस का भी क्या फर्क एनिमेशन की उनको तो पता ही नहीं है लायन किंग क्या थी। मेजॉरिटी जो है वो तो ऐसे ही हैं। तो हमारे ज़माने में हम लोग तो पागल हो गए। अच्छा जी, एंग्री बर्ड्स लेकिन देखने जाएंगे इंशाल्लाह ऑन 14 अगस्त। हाँ, बड़ी ईद को तो डबल ट्रीट होने वाली है। अभी इजाजत लेते हैं मेरे ख्याल है बड़ी ईद पे। फिर इधर आ जाओ, ब्रेक ले लेते हैं। ये लोग अभी हैं यहीं पे मैंने तस्वीरें लेनी है इनके साथ ढेर सारी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मीनवाइल हम दरमियान में तस्वीरें ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं। मैचिंग कर रहा है चक आपके साथ मेरे साथ।
तो चक और ये रेड को ना हमने रोक के रखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट आवर। हमने तस्वीरें लेनी है इनके साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के मनाजर हैं जहाँ पर अल्टीमेटली ये पता लगता है कि छीना झपटी और लूट मार का कुछ सिलसिला था, लेकिन ये बड़ा ये शुरू से चला है जनाब। ये एक बाबा जी खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, एक बाबा जी आपको लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक उनके साथ मोटरसाइकिल सवार खड़ा हुआ है। मुझे लग रहा था ये सारे मोटरसाइकिल सवार ना मिले हुए हैं आपस में, या फिर बाबा जी का ये अपना मोटरसाइकिल सवार था जिन्होंने इसे ड्रॉप किया था। हाँ, ये एक शख्स था जो बाबा जी को छोड़ने आया था, ड्रॉप करने आया, और ये आगे भाई लोग, ये आगे जनाब बेस्ट फ्रेंड्स बाबा के बेस्ट फ्रेंड्स आगे जिन्होंने मुतालबा किया है आके कि जो कुछ भी है, यूजुअली तो यही होता है कि मोबाइल है या फिर वॉलेट है या पैसे हैं वो दे दें, लेकिन आगे से बड़े गैर मुतवक्के तौर पे बाबा जी बड़े दबंग निकले। अब ये देखें ना आप, माशाल्लाह बाबा ने फिर मामू के साथ कोई पिटाई की है, झपट पड़े हैं उन पे। वेरी नाइस जनाब। कोई मोबाइल छीनने की तगोदौड़ लग रही है मुझे ये, लेकिन बाबा जी वाज नॉट रेडी टू गिव अप और उन्होंने दे दनादन घुसे। ये कोई होंगे वैसे अपनी जवानी में मदद आपके तहत, उन्होंने अब कोई हल ही नहीं है, यहाँ पे कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है, तो बाबा जी ने बड़ा दबंग एक्शन किया है और उन्होंने उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि मोबाइल भी साथ ही लेके भाग गए, लेकिन अपनी तरफ से रजिस्ट किया है। अच्छा जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये तो हमने ज़रा अज़राह मजाक आपको मनाजर दिखाए, लेकिन इस मजाक की बात दरअसल कोई है नहीं, क्योंकि कराची के हालात अगर ये हैं तो फिर अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए। इस तरह दिन दिहाड़े, ये रात का वक्त नहीं है, यहाँ वीराना नहीं है, एक चलती फिरती आबाद गली है जहाँ पर प्रॉपर छीना झपटी की वारदात हो रही है। गुलशन ब्लॉक से प्रॉपर छीना झपटी की वारदात हो रही है। करीब ज्यादा इजाफा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कैश भी लोग ज्यादा कैरी कर रहे होते हैं। कल मैं एक फुटेज देख रही थी अब्दुल्ला, उसमें एक बकरे को बाकायदा एक चोर उठा के ले गया, उसने बाइक पे रखा और ले गया। अंदाजा लगाएं, बकरा चोरी की तो अभी वारदातें बहुत ज्यादा होती हैं, रिपोर्ट कम होती हैं। अपने अपने बकरों का ख्याल रखें, अपने अपने मोबाइलों का ख्याल रखें, और अगर इस तरह आप कोई छीना झपटी की वारदात पर खुदा न खास्ता फंस जाएं, जो प्लीज़ ये ना कीजिएगा जो इन बाबा जी ने किया, क्योंकि इनको तो छोड़ दिया, लेकिन यूजुअली ये लोग इतने सफ़ाक और इतने जालिम होते हैं कि एक 3,000 या 10,000 रुपए के मोबाइल की खातिर और जान से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहली हमारी टॉप स्टोरी यही थी कि एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि सर पर इंतखाबात भी नहीं है और कोई सियासी चैलेंज भी दरपेश नहीं है, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी का कराची में बेमौसम का जलसा किसके लिए था ये कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इतवार के रोज़ जलसे में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 18वीं तरमीम का हमें कोई फ़ायदा नहीं। जब 18वीं तरमीम आई हम खुश हुए कि सूबों को इख्तियारात मिल गए हैं, हर फोरम पर 18वीं तरमीम की हिमायत की, लेकिन ऐसी तरमीम का क्या फ़ायदा जिससे तबाही और करप्शन हुई। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा इस जलसे में, दिखाते हैं आपको। इस 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस 18वीं तरमीम का क्या करूं कि आज सिंध में कश्मीर से लेकर कराची तक तबाही बर्बादी करप्शन का दौरा है कि कोई ऐसा निजाम लेकर आओ जहां से आप भले उसको सदारती निजाम का नाम नहीं दो, लेकिन मेरे इस मुल्क के वजीर आजम को चारों सूबों से इक्वल नंबर के वोट्स लेना जरूरी हो। जनाब चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि असेंबलियों में बैठने वाले सिंध की बात नहीं कर रहा है, खुदारा सिंध की तरफ तवज्जो दें, पाकिस्तान का यह हिस्सा है। पीएसपी सरबराह ने कहा कि पाक सरजमीन पार्टी में सिर्फ 2 लोग आए थे, आज मजमा इकट्ठा हो गया है। बिलाशुबा पी के जलसे में शुरका की तादाद माजी की तरह कम नहीं थी, लेकिन जलसे का असल मकसद समझना ज़रा मुश्किल है। इट वॉज क्वाइट ए ग्रेट नंबर जो कि हमें नज़र आया इतवार के इस जलसे में। आई वंडर के माजी की निस्बत जब इंतखाबी सरगर्मियाँ भी उरूज पर होती थीं, इस मरतबा लोग कैसे इतनी बड़ी तादाद में नज़र आए। लेकिन यह सब बातें हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से ही पूछेंगे कि जनाब व्हाट वाज ही ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ दिस जलसा, और उनका मकसद क्या था इस जलसे को सजाने का। सो ये सारी बातें हैं जो कि हमारे जहन में तो सवाल आया, हमने सोचा कि हम उनसे भी पूछें। 18वीं तरमीम के हवाले से खास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल ने इतवार के इस जलसे में बात की। उन्होंने कहा कि जब 18वीं तरमीम आई तो हम बड़े खुश थे कि सूबों को इख्तियारात मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तरमीम का क्या फ़ायदा
उन्होंने सवाल किया कि करप्शन और तबाही के अलावा कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि असम्बलीज़ में बैठे सिंध की बात नहीं कर रहे हैं और खुदारा सिंध की तरफ तवज्जो दें या फिर पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। PSP सरबराह ने यह भी कहा कि पाक सरजमीन पार्टी में सिर्फ 2 लोग आए थे, आज मजमा इकट्ठा हो गया। बिलाशुबा PSP के जलसे में शुरका की तादाद माजी की तरह कम नहीं थी, लेकिन जलसे का असल मकसद जो है वो समझना ज़रा मुश्किल। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ही हमारे साथ आ जाएं तो हम उनसे पूछें कि इस बेमौसम के जलसे का मकसद क्या था। उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, सवाल तो पहला बुनियादी यही है कि एज सच कोई इंतखाबी गहमा गहमी है नहीं कराची में, ना मुल्क में, ना इंतखाबात सर पर हैं। तो ये जो इतवार को जलसा सजाया आपने, जिसमें अच्छी खासी तादाद में आवाम आए, शिरकत की, ये सजाने का ख्याल कैसे आया? क्या आपने सोचा कि अच्छा चलो जलसा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? इसलिए कि यकीनन जो इलेक्शन हुए हैं लास्ट 1 साल पहले, और उसके बाद जो लोग असम्बलियों में गए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आला बने हैं, MP MNAs बने हैं, वज़ीर बने हैं, उनके बनने के बाद जो है वो अवाम की जो पोजीशन है, जो उनके हालात हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, वो तो और ज़्यादा तबाह हाल हो गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। और ये हमारा हमने पहला जलसा किया मार्च में, 23 मार्च को, और हमने उसमें बहुत सारी हैदराबाद में किया वो, और फिर हमने उस दिन ये अनाउंसमेंट की थी कि हम जुलाई में जलसा करेंगे। उसका टाइटल था कराची अब नहीं तो कब, इसलिए कि लोग हमारी बात सुन नहीं रहे। देखिए कराची में पानी नहीं आ रहा, कराची का कचरा नहीं उठ रहा, सवेज का निज़ाम ठीक नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, पानी K4 की जो लाइन है उस पर हुकूमत सिंध कुछ कहती है, हुकूमत पाकिस्तान कुछ कहती है, सिटी गवर्नमेंट कुछ कहती है। यहाँ पर पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, ब्लू लाइन का मंसूबा बन चुका, स्ट्रक्चर हो गए, कोई बस लाने के लिए तैयार नहीं है इसके ऊपर। यहाँ जो बिजली का हाल है, जो के इलेक्ट्रिक लूट रही है इस वक्त कराची के शहरियों को, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने अपने इसको बेचना शुरू कर दिया है, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो बेच कर चले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट बिलिंग कर रहे हैं, इसी तरह से जो महंगाई है, कोई एक चीज़ भी ठीक नहीं है। तो हमने डेफिनेटली असेंबली में जो लोग चले गए हैं उनसे अपनी ज़िंदगियां देने का तो वादा नहीं कर लिया कि भाई आप हमारी ज़िंदगियां लेते रहें, और अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं। सिंध के अंदर इस वक्त 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बहुत से मसाइल तो हैं कराची के, लेकिन आम इंतखाबात में भी जैसे हम देखते हैं जो नताइज आए, यकीनन आपको भी उन नताइज ने मायूस किया होगा। क्या वजह है कि आपकी जमात जलसों की जब बात आए तो वो तो बड़े बड़े कर लेती है, लेकिन वोट नहीं लोग देते? क्या वजह क्या इसकी नजर आती है आपको? दे देंगे वोट भी। आपने खुद क्या कहा कि जो इलेक्शंस के नताइज हैं वो उससे उसके ऊपर तो एक 1000 दफ़ा जो है डिस्कशन हो चुकी है ना, मेरा ख्याल है। और मैं तो नहीं मानता इन इलेक्शंस के नताइज को, और हम तो आगे बढ़ गए हैं, खैर उसके ऊपर बहस नहीं करते, लेकिन वी हैड जस्ट मूव ऑन। और 9:16 तक जो जितने रिज़ल्ट आए रात के इलेक्शन के दिन, उसमें तमाम सीटों पे जो इलेक्शन आ रहे थे वो उसमें PSP जीत रही थी, और उसके बाद रिज़ल्ट गायब हो गए, और 3 दिनों के बाद रिज़ल्ट आया और उसका जो हशर हुआ है फिर सब लोग पाकिस्तान में जानते हैं। तो हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। लोग ये समझते थे शायद PSP जलसे के इलेक्शन के बाद शायद फिजल आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारे तबसरे हो गए, चीज़ें हो गई, तो वोट भी मिल जाएंगे। बात सही और गलत की है कि आप किस स्टांस के ऊपर खड़े हैं। हमारी लेगेसी, हमारे पास्ट का काम है। कराची आखिरी दफ़ा हमारे हाथों से बना था, और ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना, और लोग पहले शायद उस तरह से रीच आउट भी हमारी नहीं हो पाई थी। अब जो टर्न आउट है लोगों का, जो लोग आ रहे हैं, जो आपने ये जलसा देखा, ये रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा था कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के कैमरों ने और लोगों ने वहाँ पर देखा है। और इस तरह का चार्ज क्राउड जो इससे पहले नहीं था। और ये वज़ीर आज़म की पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं, वज़ीर आला की पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं, यहाँ पर मेयर की पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं। मेरे पास तो कोई काउंसलर नहीं जिससे कोई काम कराया जा सके। फिर भी लोग अगर आकर हमारी बात तस्करा कर ही दिया मुस्तफ़ा साहब, कि आपने वज़ीर आज़म की पार्टी का भी जिक्र कर दिया, आपने वज़ीर आला की भी, और आपने मेयर की पार्टी का भी तस्करा कर दिया। आप अपना असल सियासी हरीफ सिंध के शहरी इलाकों में और कराची में पर्टिकुलरली किसको समझते हैं? MQM पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को?
अगर इनकी कारकर्दगी देखी जाए तो हमारा तो इनसे किसी से भी मुकाबला नहीं है। और इन्होंने बिल्कुल चले, अगर ये शौक़ पूरा भी हो गया 2018 वाले इलेक्शन में, तो अब तक की जो इनकी कारकर्दगी है वो तो बहुत ही पैथेटिक है। और अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर और ईमानदारी की बुनियाद पर और एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर अगर आप सिर्फ शहरी इलाकों की बात करते हैं तो हमारा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इनके साथ। जो जिस तरह की डिलीवरेंस जो है वो रही है हमारी। फिर हमने इस जलसे में जो, अगर आपको मैं एक मिसाल दूँ, हमने लोगों को जोड़ा है। ये वाहिद बहुत रेयर ये मौका है और मैं समझता हूँ बहुत अरसे के बाद ये हुआ है कराची में कि तमाम ज़ुबानें बोलने वाले एक पंडाल में जमा थे। कराची अब जो किसी एक एथनिक ग्रुप का शहर नहीं रहा। कराची में तमाम लोग लाखों की तादाद में रहते हैं, 2.5 करोड़ का ये शहर है। और कराची में जुड़े बगैर आपस में एक कम्युनिटीज़ को तमाम ज़ुबानें मसलक की तमाम ज़ुबानें एथनिसिटीज़ की बुनियाद पर जब तक वो एक साथ नहीं होंगे कराची में कभी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी और कराची का मसला हल नहीं होगा। तो ये हमारे पास उस दिन ये इतवार वाले दिन जलसे की अगर सबसे अच्छी बात थी वो ये कि कराची के हर ज़ुबान हर मसलक के बोलने वाला इंसान वहाँ पर मौजूद था। तभी सभी लोग हिस्सा थे। अच्छा मुस्तफा साहब, इतवार को आपने अपने जलसे में मुसलसल 18वीं तरमीम की बात की, उसके कुछ पीछे पड़े रहे आप इसे करप्शन की वजह कहते हैं। क्या जब 18वीं आईनी तरमीम ना हुई थी तो क्या करप्शन नहीं हुई थी यहाँ पर? तब के भी बहुत किस्से हैं सर। नहीं, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए 18वीं तरमीम का मैं ख़ुद बहुत बड़ा हामी रहा हूँ और आज भी हूँ। और 18वीं तरमीम जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो वफाक से सूबों को पावर्स और इख्तियार जो है वो डेलीगेट हुए थे, नीचे आए थे। लेकिन 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि इन लोगों को, सूबे के लोगों को इनेबल किया जाए, इख्तियारात और वसाइल दिए जाए। प्रॉब्लम ये हुई कि जिस स्पिरिट के साथ जो है वो वफाक से सूबों को इख्तियारात और वसाइल आए उसी फीलिंग के साथ और उसी स्पिरिट के साथ वो सूबों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, यूनियन काउंसिल्स को, शहरों को और डिस्ट्रिक्ट्स को मुंतकिल नहीं हुए। और नतीजा ये हुआ कि वो तमाम इख्तियारात और वसाइल आकर पार्क हो गए सूबों में। अब जो 18वीं तरमीम से पहले जो पैसा आता था तो वो कम होता था। 18वीं तरमीम के बाद फिर इसी साल जो है वो NFC अवार्ड के तहत सूबे सिंध को 799 अरब रुपए जो है मिलेंगे। इसी 10 सालों में 18वीं तरमीम के बाद इस 10 सालों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड कहता है कि सिर्फ एजुकेशन की मद में इन्होंने 1000 अरब रुपए खर्च कर दिए। 1000 अरब रुपए। ना माय क्वेश्चन है कि ये पैसा पहले नहीं था। पहले तो हम वफाक से शोर शराबा करके कोई काम करा लेते थे। अब वफाक से आपको कोई काम कहो तो कहता भाई हमने तो सारे 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास तो कुछ है नहीं, सारा पैसा जो है हमने जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कि एक वज़ीर आला खुद लेकर बैठ गए। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि आप PFC अवार्ड, जिस तरह से आपको NFC अवार्ड मिल रहा है, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड देते। आपने 12 वादा किया कि आप डिस्ट्रिक्ट को भी उसी हिसाब से उसी फार्मूले से पैसे दें और फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को जो है वो एम्पावर करें और वहां तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे पैसे और सारे फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन जाहिर है अगर कोई परफॉर्मेंस अगर बेहतर होती तो 18वीं तरमीम का तो जाहिर है इसमें कोई कसूर नहीं था। पैसे तो आ रहे थे। अगर सूबाई हुकूमत लगाने वाली होती और सही तरह से लगाने वाली होती तो उसके इफेक्ट्स भी हम देखते। लेकिन आपका लगाने का इशू नहीं है, लगाने का इशू नहीं है वो जी नहीं। वो आप चौधरी ना बने ना उस पैसे पे। वो आपके पैसे नहीं है। आपको नीचे जिस तरह से वफाक से आप पैसे ले रहे हैं, आप नीचे डिस्ट्रिक्ट को दें ना पैसे भाई। आपको डिवॉल्व करना है। आपको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इदारे नीचे डिवॉल्व। ये कौन सी 18वीं तरमीम है कि वज़ीर आला साहब जो है वो पानी और सीवरेज के इंचार्ज बन गए, कचरा उठाने के इंचार्ज बन गए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंचार्ज बन गए। ये सारे लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं पूरे सिंध भर में। तो मैंने अपनी स्पीच जी बहुत आप समझ आ गए। बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल समझ आ गया। आप कह रहे हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। आप फंड्स पर बराजमान ना आ रहे हैं। निचली सतह तक फंड्स का मुंतकली बड़ी ज़रूरी है सिस्टम को बेहतर करने के लिए। कल एक जियो पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी हो सर। डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा है शमाइला इमरान, लंदन में अपने 2 छोटे बच्चे ही हैं। अभी तो ज़ाहिर है कुछ कमाने के एज के नहीं हैं वो कि अपनी माँ का सहारा बन सकें। अभी तो उनकी अपनी तालीम चल रही है। बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। जबड़ा उनका एक तरफ से बिल्कुल मफलूज हो चुका है। वो हालत ज़ार थी कि शायद अल्फाज ना बयान कर सकें उनकी जो हालत है। आपके भी साथी रहे हैं डॉक्टर इमरान फारूक और बड़े वादे वईद थे पार्टी की तरफ से। तो अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो आप कुछ कर लें इस सिलसिले में, आप कुछ मदद ऑफर कर सकते हैं उन्हें?
जी, हमने अपने जो हमारा सेटअप है पीएसपी का, हमने उनसे कल ही बात की इस रिपोर्ट के बाद, और चूँकि उनसे वो एमक्यूएम से कांटेक्ट में थी तो हम लोग उनसे नहीं मिलते थे या नहीं हमने वहाँ पर उनसे कांटेक्ट, उनकी अपनी भलाई के लिए कि वो फिर परेशान होंगी। लेकिन कल ये सारी कंडीशन देखकर हमने अपनी पार्टी के सेटअप को वहाँ पे कहा है कि उनसे रब्ता करें और हम जो भी मदद कर सकते होंगे करेंगे। ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए कि जो आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को दूसरी नज़र से देखते हैं, कि जिस इंसान को मरने के बाद वो आंसू बहाते थे और शहीद इनकलाब कहते थे, शहीद इनकलाब कह के कि जब तक उनका केस जो है वो चल रहा था सारा, और ये सब ड्रामा था सारी चीज़ें वो। तो ये जो लोग आज भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं नीचे और होते हैं और जो है वो ये नहीं पता बातें करते हैं, वो ज़रा इमरान फारूक की इस फैमिली का अशर देखें कि मरने के बाद उसको किसने पूछा है और ये पार्टी कितनी लॉयल है, या अल्ताफ़ हुसैन साहब कितने लॉयल हैं। भाई इमरान फारूक से बड़े कारकुन तो आप नहीं बन सकते ना, कोई भी है जो अल्ताफ़ हुसैन का जो कुछ नहीं रहे लोग, लेकिन जो 2, 4, 10, 12 लोग रह गए हैं और जो आज भी अगर रह गया है सारा सिलसिला, तो उनके लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। और हमसे पहले तो इस पर किसी ने बात नहीं की थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर तो हमने 3 मार्च 2016 को अगर आप इसको बगावत कहते हैं तो हमने बगावत की, और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि हमने ये काम किया, वरना इमरान फारूक जैसे विक्टिम जो भी और बनते रहते। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आखिर में ये कह दीजिएगा कि अगले इंतखाबात में आपको क्या एमक्यूएम के जो तमाम धड़े हैं वो आपस में मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्योंकि आपस में इख्तिलाफात भी हैं, फिर बातचीत का भी एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो दरमियान में रुकता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगले इंतखाबात में एमक्यूएम के तमाम धड़े एक हो जाएंगे, या फिर पीएसपी अलहदा अपनी आइडेंटिटी के साथ ये इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, एमक्यूएम जो है वो मुहाजिर नाम पर सियासत कर रही है, पीएसपी जो है वो किसी मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रही। मुहाजिर नाम पर सियासत करने को मैं मुहाजिरों के ख़िलाफ़ अमल समझता हूँ। यहाँ पर मुहाजिरों का नुकसान है, इसके अंदर हमारी आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर जो लोग बात एक होने की करते हैं, असल में एक होने का मसला एक होने का नहीं, मसला उनके नेक होने का है। वो नेक हो जाएँ तो काम खुद ब खुद हो जाए। भाई मेयर है आज उनका, 2 वफाकी वज़ीर हैं, MP MNAs हैं, उनको काम करने से किसने रोका है? मेरे एक होने से क्या मैं उनको जो हराम कमा रहे हैं वो उनको बंद करवा दूंगा, या मैं वहाँ चले भाई मैं एक हो जाता हूँ, मैं अनकंडीशनल सपोर्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर वो कल से यही सारे काम करेंगे और यही सारे ठेके प्लॉट और करप्शन करेंगे, तो मेरे एक होने से लोगों के घरों पे पानी नहीं आ जाएगा, मेरे एक होने से लोगों के घरों के आगे से कचरा नहीं उड़ जाएगा, उनके नेक होने से ये काम होगा। तो मुस्तफ़ा कमाल को लोग भूल जाएंगे अगर वो नेक हो जाए, लेकिन उन्होंने नेक होना नहीं है। तो जो लोगों का ये ख्याल है कि जो है वो मसला जो है हमारे एक होने से है, अगर एक नहीं होंगे तो मसला हल नहीं होगा, नहीं भाई उनके नेक होने से हैं, और वो अगर नेक नहीं होंगे तो मसला नहीं होगा। और एमक्यूएम तो अब फिजल आउट हो गई है। एमक्यूएम तो अब हर दिन के गुजरने के साथ इसने ख़त्म होना है। एमक्यूएम का सर्वाइवल और एमक्यूएम की जो उनके हालात हैं इस कारकर्दगी के ऊपर और इस आइडियोलॉजी के ऊपर, तो ये तो नहीं चलती आगे बात, और सब नज़र आ रहा है सारा। तो खातिर जमा रखिए, इंशाअल्लाह ताला उसकी नौबत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल, पीएसपी के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे बराह रास्त, और उन्होंने कहा जनाब कि हम तो ये सियासी गैदरिंग्स करते रहेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते रहेंगे। और कराची जो कि मल्टी एथनिक सिटी है, अच्छी बात उनको ये लगी है अपने जलसे की कि उसमें तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम ज़ुबानें बोलने वाले लोग आते हैं और पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। पुरुम्मीद नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछले इंतखाबात में नाकामी के बाद अब नई हिकमत अमली के साथ आगे जाएंगे, और एमक्यूएम के हवाले से उन्होंने यही कहा कि एमक्यूएम मुकम्मल तौर पे फिजल आउट होती नजर आ रही है। अच्छा जी, वो तो जो होगा वो बाद में होगा, अगले इंतखाबात तक तो हम बाद में पहुंचते हैं। लेकिन अब जो एक इम्पॉर्टेंट सियासी मार्का कह लें, हाँ मार्का ही कह लें, घोटकी में कौमी असम्बली की सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब सिर्फ एक रुकन का मामला नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी जंग है। जीते तो सियासी बरतरी मिलेगी, हारे तो हुकूमत मुखालिफ मुहिम का टेम्पो ख़राब होगा। NA 205 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बख्श महर, जो कि साबिक वज़ीर खेल भी हैं सिंध के, और मरहूम अली मोहम्मद महर के बेटे आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर में कांटे का मुकाबला, यानी कि फर्स्ट कज़न्स आपस में ये मुकाबला लड़ रहे हैं। उनके चचा के साहबजादे जिनसे मुकाबला कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद, और मोहम्मद बख्श महर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हिमायत जो है वो अहमद अली महर के साथ है। आला सिंध कल से आके शायद पन्नो आकिल में अपना कैंप लगा रहे हैं, हल्के के बॉर्डर पे।
आप कैंप लगाएं या ना लगाएं, सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी इस इलेक्शन में धांधली करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। ये सिंध में ये की हुकूमत जाने वाली है, तो वो वाले या वो अफसरान, वो सरकारी मशीनरी जो इस सिंध हुकूमत के हाथों में खेल कर वो धांधली करना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ उससे बाज रहें। मोहम्मद बख्श महर को जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं की हिमायत भी हासिल है और पीपल्स पार्टी उनकी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। हमारा जो मुखालिफिन है उनको तो इलेक्शंस नहीं सिलेक्शंस पसंद है, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हमारा मुखालिफिन इलेक्शन नहीं चाहते हैं, हमारा मुखालिफिन सिलेक्शंस चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पहले भी देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इसका मुकाबला किया है। अभी हमें 100% हम यकीन है कि इलेक्शंस भी हम जीतेंगे। अच्छा जी, बिलावल की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। ज़मनी इंतखाब में ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई तो उनके लिए बड़ा नुकसान होगा, और अगर पीपल्स पार्टी हार गई तो पूरी अपोजिशन को एक झटका लगेगा। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर अदर ऑब्वियस रीजंस एज वेल ये सीट जीतना। गोट की ज़मनी इंतखाब में पोलिंग का सिलसिला जारी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है मलिक असलम वहाँ मौजूद हैं। देखते हैं जी कैसा टर्न आउट है और क्या चल रहा है वहाँ। असलम, अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कैसा टर्न आउट है? हाँ, सूरत हाल अभी बेहतर है, पोलिंग का अमल जारी है और टर्न आउट अभी मॉर्निंग में तो ठीक था, लेकिन अब जैसे ही गर्मी में जा रहा है तो टर्न आउट में भी थोड़ी सी कमी आती जा रही है। ये बीच में एक गैप आएगा क्योंकि जब शदीद गर्मी होगी। अलबत्ता ख़वातीन का टर्न आउट बहुत कम हमने देखा है यहाँ पर। ताहम यह है कि पूरे तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर 3,60,000 से ज़ायद जो है वो वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 1 लाख से ज़ायद ख़वातीन हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 290 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। पुलिस है, रेंजर्स है, इलेक्शन का अमला यहाँ पर मौजूद है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी विज़िट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का। यहाँ पर ये ज़िमनी इंतखाबात है जो सरदार अली मोहम्मद महर हैं जो एंटी नार्को टैक्स के वफाकी वज़ीर थे, उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी NA 205, जिस पर जो है वो उनके जो फ़र्जंद हैं अहमद अली महर वो आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। GDA के रहनुमा सरदार अली गौर महर और PTI और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से मोहम्मद बख्श महर हैं। असलम, ये बताइएगा कि बड़ा कांटे का मुकाबला तसव्वुर किया जा रहा है इस इलाके में, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों का ख़ानदान एक है, बरादरी एक है और वहाँ पर मरहूम अली महर साहब के फॉलोअर्स और उनके जो मानने वाले हैं या उनके सपोर्टर्स भी बड़ी तादाद में हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल नेक टू नेक चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। इसका हम अभी कोई तजिया कर ही नहीं सकते। यहाँ पर कांटे का मुकाबला है क्योंकि दोनों एक ही ख़ानदान है। इसमें जो सरदार मोहम्मद बख्श महर हैं वो ये कहते हैं कि मेरे ये वालिद सरदार ग़ुलाम मोहम्मद की नशिस्त थी ये पहले, जिसमें मैं ये दोबारा वापस आया हूँ, ये मेरा इस पर राइट है। जबकि सरदार अली मोहम्मद महर के जो बेटे हैं वो उनका ये कहना है कि रिसेंटली 2018 में उनके वालिद ने यहाँ से इंतखाबात में कामयाबी ली थी, ये उनकी नशिस्त है, ख़ानदानी तौर पर उनका हक़ है, उनका राइट है। और यहाँ पर जो है उनका ये भी कहना था कि जो यहाँ रवायत है उसके मुताबिक जब इंतकाल हो जाता है तो मुकाबले में कोई नहीं आता, लेकिन वो उसके करीबी रिश्तेदार हैं जो वो सामने उनके आगे हैं। तो ये आपस में जो एक ही महर ख़ानदान में कांटे का मुकाबला जो है वो सामने आ गया है। इसी वजह से ये दिलचस्पी का भी है इसमें, क्योंकि मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुकम्मल ज़ोर लगाया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ और JDA और आज़ाद उनकी जानिब से भी मुकम्मल यहाँ पर ज़ोर है कि इस नशिस्त को हासिल किया जाए। तो ये एक जो इलेक्शन है जैसे जनरल इलेक्शन की तरह ये नज़र आ रहा है, जिसमें प्रॉब्ली उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है कि रिवायत के भी ज़रा इस इलाके की बरक्स रहे ये इंतखाब, क्योंकि सरदार अली मोहम्मद महर का जब इंतकाल हुआ तो यूजुअली ये होता है किसी के इंतकाल की वजह से सीट खाली होती है तो फिर अपने ही ख़ानदान में से कोई मुकाबले पर सीट पर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कज़न्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। एक पीपल्स पार्टी से एक आज़ाद हैसियत से तजिया का जामी चांडियों से हम बात करेंगे, उनसे जानते हैं ये कितनी अहम सीट है पीपल्स पार्टी के लिए और कितना टफ इलेक्शन हो सकता है। चांडी साहब, घोटकी के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भी पूरा जोर लगा रही है, फिर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। इस इलाके और इस खास हल्के की सियासत को अगर देखें तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है?
इन इंतखाबात में मैं समझता हूँ कि दरअसल असल मुकाबला कोई PTI का नहीं है। असल जो चीज़ है वो ख़ानदान के अंदर एक तरह की रिफ्ट है और ख़ानदान का तकसीम होना है, वोट की रिवायती सियासत का तकसीम होना है। और उसमें मुझे जो देखने में आया इन दिनों कि मोहम्मद बख्श महर ने, मुमकिन है उसने हिकमत अमली के तौर पे ये किया हो, लेकिन वो जो एक इस ख़ानदान की रिवायत मशहूर रही है कि वो आम आदमी को अपने बराबर नहीं समझते, आम आदमी के साथ बराबर नहीं बैठते, उनको बैठने देते नहीं अपने साथ। तो इन इंतखाबात में मोहम्मद बख्श महर ने अपने उस रिवायती ख़ानदानी रवश को एक तरह से तर्क किया है और वो आम आदमी के साथ आवाम में जिस तरह उसने कैंपेन चलाई है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक तरह से इन इंतखाबात का एक नया रुझान है जो माजी में कभी भी महर सरदारों की सियासत का इस तरह से हिस्सा नहीं रहा। तो अब ये है कि जो मुकाबला है वो 19-20 का है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने सोचा। आपने बताया कि महर ख़ानदान की सियासत हमेशा यही रही है कि वो ज़रा अपने आप को सुपीरियर समझते रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बख्श ने रिवायत तोड़ी है आके और वो आम गरीब किसान और हारी के साथ घुल मिल गए हैं। ये बताइएगा चांडियो साहब कि पीपल्स पार्टी के लोग समझते हैं कि अगर उन्हें कामयाबी आज मिल गई तो वो जो मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ मुहिम चल रही है उसमें ज़ाहिर सपोर्ट मिलेगी, बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप इत्तफाक करेंगे कि इस सीट को जीतने से पीपल्स पार्टी का कोई फ़ायदा होगा? देखिए, एक सीट से तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत है और उनकी बड़ी अक्सरियत है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि एक नशिस्त से कोई बहुत बड़ा फ़र्क आएगा उनकी सियासी मुहिम पर। हाँ, ये ज़रूर है कि उस हलके के एतबार से, चूँकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये हलका रिवायती तौर पर इस ख़ानदान की ख़ानदानी सियासत का गढ़ रहा है और इसमें वो सियासी जमातें तब्दील करते रहते हैं, इसलिए जमातों का इसमें इतना अमल दखल माजी में नहीं था। इस ख़ानदान का जो ख़ानदानी असर उन्होंने कायम किया हुआ था अपनी एक सियासत के एतबार से, तो ये ज़रूर एक नया पहलू हो सकता है कि अगर ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बख्श महर जीत लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये पहली मरतबा होगा कि एक सियासी जमात एक ख़ानदान का जो रिवायती गढ़ है उसके मुकाबले में सबकत ले जाएगी, वो वहाँ अपनी एक सियासी हैसियत को मनवा लेगी। ठीक, यानी कि पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी सख्त ये जंग है, सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है। अच्छा जामिद साहब, ये सीट तहरीक इंसाफ की ही थी, अगर तहरीक इंसाफ ये सीट नहीं बचा पाती तो पार्टी के लिए क्या एक बड़ा धचका होगा? देखिए, मैंने पहले जिस तरह कहा ना कि ये सीट तहरीक इंसाफ की इस मानों में तो हो सकती, कह सकते हैं कि इंतखाबात में जब अली महमूद खान महर खड़े हुए थे तो वो निश्चित PTI के प्लेटफॉर्म से खड़े हुए थे, लेकिन PTI का तो ज़ाहिर है घोटकी में कोई सियासी बेस नहीं है। ये वही ख़ानदानी सरदारी सियासत थी जो पार्टियां तब्दील करती रहती हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई PTI की नशिस्त थी, ये उस ख़ानदान की नशिस्त थी। ख़ानदानी असर रसूख और सियासी जो उसका एक पूरा गढ़ रहा उसकी वजह से ये सीट उनकी रही। हाँ, ये ज़रूर था कि चूँकि ये ख़ानदान चला गया PTI में बाद में, तो PTI की वजह से जो टैग था उस सीट के ऊपर जीतने वाले के एतबार से वो PTI का था, लेकिन सियासी तौर पर, तंजीमी तौर पर ये नशिस्त हम PTI की नहीं कह सकते। वो नशिस्त महर ख़ानदान की रवायती एक तरह की नशिस्त है जिस पर इस दफ़ा ख़ानदान तकसीम हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बड़ा फरीक़ों के सामने आई है, तो ज़ाहिर है इत्तेहाद तब्दील हो चुकी है। शुक्रिया आपका, जामी चांडियो हमारे साथ मौजूद थे। तो ये बेसिकली तो ख़ानदान की सियासत ही है और ख़ानदान में रिफ्ट के बाद देखते हैं कि वोट किस तरह से डिवाइड होता है। पहले यूजुअली एक ही ख़ानदान, महर ख़ानदान का ये वोट होता था, वो जिस भी पार्टी के साथ अफिलिएट हो जाते थे उन्हीं की वही नशिस्त जीतती थी, लेकिन अब नाउ इट्स अ डिवीजन विद इन द फैमिली। यकीनन, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट यहाँ से जीतता है तो एक बड़ी कामयाबी ज़ाहिर होगी। अगर नहीं जीतता तो फिर जो एक टेम्पो चल रहा है हुकूमत तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, अहमद अली महर को, जिनके वालिद की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं मोहम्मद बख्श महर। जल्दी से सखर से एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सखर से लापता 6 बच्चों में से एक की लाश मिल गई है, बाकी का कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं ये समझ से बाहर है, चूँकि 3 रोज़ पहले लापता होने वाले 3 सगे भाइयों समेत 6 बच्चों को दरियाए सिंध में तलाश किया जा रहा है और इनके वालिदैन का कहना था कि बच्चे क्रिकेट खेलने घरों से निकले थे और एक बच्चे ने ये बताया कि साथी के डूबने पर बाकी 5 बच्चे उसे बचाने की कोशिश में डूब गए। उतर चुके थे
तो सर इनका पाँव, एक आध बच्चे का पाँव दबा था, तो सर एक ही साथ ये लोग बचाने के चक्करों में ही सर ये सारे बच्चे गए। आपके सामने ही हुआ था? यस सर, मेरे सामने हुआ था ये। बच्चे की निशानदही पर दरिया सिंध के करीब झाड़ियों से लापता बच्चों के कपड़े और चप्पलें मिली हैं। बच्चों को दरिया में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान सक्खर बैराज के मुख्तलिफ दरवाज़ों से 10 लाशें मिली हैं, जिनमें 3 ख़वातीन और 7 मर्दों की लाशें हैं। अब तक की इनमें से अब तक की किसी की भी शनाख्त नहीं हो सकी है। सो दिस इज़ क्वाइट एन अलार्मिंग सिचुएशन। सक्खर से रुकने सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं इस मसले पर। अवैस साहब, सक्खर जैसे बड़े शहर से 6 बच्चे गायब हो जाते हैं, ना वालिदैन को खबर होती है ना किसी और को खबर होती है। पुलिस और इंतजामिया उन्हें ढूंढने में इतना वक्त लगा देती है। क्या आपने किसी से जवाब तलबी की है इस पर? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आपको जो इंसिडेंट, आप तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। ये बच्चे दरिया के किनारे पे गए हैं, वहाँ पे इनके शूज भी मिले हैं और ये दरिया में नहाने की इन्होंने कोशिश की और अचानक जब बच्चे घर पे ना पहुंचे तो वालिदैन और पुलिस का काम बहुत तेजी से इनको ढूंढने में मसरूफ थे और एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ थी बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां बच्चे गए हैं वहां से वो उस जगह से हट के दूसरी जगह चले गए, तो ढूंढने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन इतना वक्त ना लगा जितना बताया जा रहा है कि इंसानिया ने कोई मदद नहीं की या डिप्टी कमिश्नर पुलिस, एसपी सिंध पुलिस जो इनके साथ नहीं थे। एसपी और डीसी से मेरी उसी वक्त बात हुई थी और वो दोनों पुलिस हुकाम इनकी मदद के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, जब वो किनारे से उनके शूज मिलते हैं और उनके दूसरे जो वहाँ पे अशिया बच्चों की मिलती हैं, तो अब उसको क्या, जाहिर सी बात थोड़ा मालूम करने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये गलत तासुर है कि टाइम लग गया और इतनी देर हो गई। जाहिर सी बात है, दरिया सिंध है तो दरिया सिंध में वो ढूंढने की उन्होंने बिल्कुल पूरी कोशिश की। अब आपको पता चला है कि एक लाश जो है एक मासूम बच्चे की बरामद हुई है और इस वक्त तक हुकाम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनकी मदद के लिए हैं। अल्लाह रहम करे उन फैमिलीज पे। मैं तो उनसे भी बात करता रहा, उनसे राब्ते में हूँ। वैसा भी बताइएगा, दरिया सिंध में लोगों के डूबने का पहला वाक़या नहीं है, ऐसा क्यों बारहा होता है? इस पर काबू पाने का कोई तरीका है? वहाँ पर कोई लाइफ गार्ड्स बिठाए जाएं या कुछ हिफाजती इंतजाम किए जाएं? हुकूमत कुछ तो सोचे। ये तो नहीं है कि हाँ जी दरिया है, लोग मरते हैं तो मर सकते हैं, मर रहे हैं तो मरने दें, उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जी देखिए, इस पे तो पिछले 10-11 साल से कंप्लीट इम्प्लीमेंट हो रहा है। इवन दो जब फ्लडी सीजन था 2010 का, तो वो भी सब लोगों ने देखा। उन दिनों में भी बहुत कोशिश की गई कि ये चीजें ना हो, हालांकि वो तो सैलाब हर जगह आ गया था। उन दिनों में भी सिंध गवर्नमेंट की कोशिशों से इन बहुत से हादसात से हम प्रिवेंशन मिल गई। इस वक्त भी हर जगह पे एरीगेशन के अमलदारान तैनात होते हैं। जब फ्लडी सीजन जिसे इस वक्त हम कहते हैं कि हर जगह पे बच्चों को तो क्या बड़ी उम्र के लोगों को भी करीब जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि पानी का बिहेवियर ऐसा होता है कि पानी बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, वेलोसिटी बहुत तेज होती है। तो वैसे लेकिन अब ये जाहिर सी बात है, सिंध रिवर इंडस का एरिया इतना वास्ट है कि कहीं ना कहीं से ऐसे नागानी हादसा हो जाते हैं जिनको होना नहीं चाहिए। कोशिश सिंध गवर्नमेंट ने भी की है हर तरीके से, हर तरीके से ये ऐलानात भी करवाए जाते हैं, बताया भी जाता है कि ना जाया जाए। लेकिन अगर बच्चे छुप के कहीं से आके करीब आ जाते हैं और वो मतलब ये इस तरह की स्लिप हो गए या उन्होंने कोशिश की कि नहा के हम लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज होता है और पानी वो फ्लडी उसमें आ जाता है उसमें मूड में, तो इस वक्त ये हादसा हो जाते हैं। ठीक है, वैसे अब ज़रूरी हो गया है कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। खुदा न ख्वास्ता अगर हो भी जाएं तो कोई रिस्पांस टीम तो मौजूद हो, कोई एम्बुलेंस सर्विस हो। क्यों काम नहीं किया आपकी हुकूमत ने इस पर? वैसे देखिए, आपने जिस रिस्पांस टीम की और संजीदा बातों के मतलब कहा कि इकदाम क्यों नहीं हुए, इकदाम बिल्कुल किए हैं। रिस्पांस टीम्स भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ये वाक़यात के लिए, इनके प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मूड है उस तरीके से भी इनको बचाव की तरीकाकार अपनाया जाता है कि बताया जाए, जो करीब गांव हैं, जो करीब आबादियां हैं, उनको भी बताया जाए। उनको पता भी होता है, उनको बताया भी जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको रोकती भी है, पुलिस भी गश्त करती है, एरीगेशन का अमला भी होता है, हर तरीके से मदद भी की जाती है कि भाई अगर सैलाब आता है तो उनको इवैक्यूएट भी कराया जाता है। सिंध गवर्नमेंट ने ये चीज प्रूव की है 2010 में भी, 2011 की बारिशों में और फ्लड में भी। ये सारी चीजें हमने प्रूव की हैं। लेकिन अब यहाँ पे एरिया इतना बड़ा है कि इस इतने बड़े एरिया में हमने अब सोशल मीडिया के जरिए भी इस चीज को पिछले
3 साल से शुरू कर दिया है कि ये चीज़ें प्रिवेंट हो, इन चीज़ों पे ना जाए। बाकी अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है कि रिस्पांस टीम्स नहीं है और रिस्पांस टीम्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मदद नहीं कर रही है, एम्बुलेंसेस नहीं है, ये एक गलत बात है। आप ऑन ग्राउंड अगर इस वक्त भी आपका कोई नुमाइंदा मौजूद है तो वो ये विटनेस कर सकता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अमलदारान और पुलिस के अमलदारान सब उनकी मदद के लिए उसी वक्त से पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय हैं, फैसिलिटी सारी मौजूद हैं। ठीक, सकर से रुकन सिंध असेंबली ओवैस कादिर शाह साहब हमारे बड़ी साथ आइडियल मौजूद सूरत हैं। हाल लग रही थी वैसे शाह साहब आपकी बातों से। तो ऐसा कुछ है नहीं कि रिस्पांस टीम नहीं है या एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं है, नागहानी आफत के कितनी एम्बुलेंसेस जो हैं वो स्टैंड बाय रहती हैं सिर्फ दरिया में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए और उन्हें मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए, और वो कितनी इक्विप्ड हैं इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। तो मैं ज़रा भाग के आ रहा हूँ क्योंकि वो बाहर ना रेड के साथ मुझे तस्वीर बनवानी थी। आपका नहीं दिल भर रहा रेड से, आप थोड़ा सांस ले लें। और मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ घर चलें ताकि मैं ज़रा बच्चों को घर में जो मौजूद है एंटरटेन करूँ। अच्छा, वैसे बच्चों को ज़्यादा पसंद क्या आएगा, रेड पसंद आएगा चक? मेरा ख्याल है रेड, आई थिंक। आई डोंट नो, एंग्री बर्ड की एक वो जो प्रॉपर एक नजर आती है ना, वो रेड में है। क्योंकि वो एंग्री है ना। एंग्री जरा। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है वी नीड टू गेट ओवर द फैक्ट। आप मेरे ख्याल है सांस ले लें। हाँ। मीनवाइल मैं बता देती हूँ, कबायली अजला की कुछ बात करते हैं जहाँ पर इंतखाबात में खवातीन ने तवक्कुआत से बढ़कर शिरकत की है और इलाके में ये असल तब्दीली आई है कि खवातीन बहुत आगे नजर आई हैं। जमहूरियत जिएगी तो मजीद तब्दीली भी इंशाल्लाह आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले 7 कबायली अजला की 16 सूबाई नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 जबकि तहरीक इंसाफ ने 5 और जमीयतुल उलमाए इस्लाम फे ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। और इन इंतखाबात की तारीखी हैसियत ये भी है कि कबायली खवातीन भी पहली मरतबा इनमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हुए नजर आई हैं। जनाब, इससे पहले कबायली खवातीन को कहीं भी नुमाइंदगी हासिल नहीं थी और खवातीन पर हर तरह की पाबंदी थी और वो 4 दीवारी तक महदूद थी। इस मरतबा इन इलाकों में खवातीन के लिए नशस्तें मखसूस करके इनको बाकायदा नुमाइंदगी का हक दिया गया है। 2 खवातीन ने आम नशस्तों से इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ कमेंडेबल। नुमाइंदा फाफिन सरवर वारिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सरवर साहब, कबायली अजला के इंतखाबात पे फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन का टर्न आउट 20% रहा है। ये जो तवक्को की जा रही थी कि इससे कहीं ज़्यादा है, इस इलाके को देखते हुए इसे कितना खुशाइंद कहा जा सकता है? अभी एक जो फिनोमिनन था जो पाया जाता था खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और पंजाब के कुछ जगहों पर भी, कि सियासी जमातें और उम्मीदवार मुआहदा कर लेते थे कि वो किसी भी खातून को वोट नहीं डालने देंगे। ऐसा कोई मुआहदा वहाँ देखने में नहीं आया और 2 खवातीन ने जो है जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाब लड़ा। और ये भी अहम बात है कि मैं समझता हूँ कि ग़ालिबन ये जो निकाला जा रहा है कि जो खवातीन का टर्न आउट है वो कम है। 5 हलके ऐसे हैं जहाँ पर इनफैक्ट जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 निकाला है उसके मुताबिक जो है वो मर्दों की निस्बत औरतों का टर्न आउट ज़्यादा है, कम नहीं है। मसलन मैं अगर ये आपके सामने पेश करूं तो जो कुरम 108 हलका है उसमें मर्दों का टर्न आउट 29% था और ख़वातीन का 35% था। इसी तरह कुरम 109 में भी जो ख़वातीन का और मर्दों का टर्न आउट है उसमें 5% ख़वातीन का टर्न आउट ज़्यादा है। जनूबी वज़ीरिस्तान जिसके बारे में बहुत है कि ख़वातीन पर बहुत पाबंदियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर 9% ख़वातीन ज़्यादा हैं जिन्होंने वोट डाला है मर्दों की निस्बत। हल्का जो है 115 उसमें भी यही सूरत हाल है, 27% मर्दों का था और 33.4% जो है वो ख़वातीन बाहर आई हैं। और कज़ई 110 हल्के में भी मर्द फ़ीसद बाहर आए हैं और औरतें 35% आई हैं। अच्छा वारिस साहब, इन इंतखाबात में 2 खवातीन उम्मीदवार भी थीं और फिर खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद ने भी जमहूरी अमल में शिरकत की, जैसे आप भी बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये मुमकिन कैसे हुआ कि खवातीन को इस तरह से सियासत में लाया जाए? एक तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि फाटा जो कि पिछले कई बरसों से 2-3 दहाइयों से जो है दहशत गर्दी का शिकार था, वहाँ पर अमन कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और था कि वहाँ ख़वातीन को भी उस अमल में शरीक किया जाए और ये बताया जाए कि जो दहशत गर्दी को बहैसियत मजमूई साबका फाटा की अवाम बशमूल औरतें उसको रिजेक्ट करती हैं। तो इसलिए रियासत ने भी और सियासी जमातों ने भी, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, सब ने ये किरदार अदा किया है
ताकि तमाम जो हमारे जो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, ट्रांसजेंडर हैं, सब लोग उसमें हिस्सा ले सकें और अपनी राय का इजहार कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक रेडिकल शिफ्ट है कि हम एक दहशत ज़दा सूरत हाल से निकल कर हम एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल जो सूरत हाल उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उस लिहाज से ये एक वाटरशेड इलेक्शन थे और उसमें सब ने हिस्सा डाला है और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है, चाहे वो सियासी जमातें थी या मुख्तलिफ। अच्छा साहब, अब मुल्क भर में ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत बढ़ाना है, इसके लिए क्या इक़दाम हैं जो अभी लेने की ज़रूरत है जिससे बेहतर नताइज मिलेंगे हमें? पहली तो ये बात है कि सियासी जमातों पर ये लाजिम है कि वो अपनी जो पार्टी के ढांचे हैं, उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, जो मजलिस आमला है, जो उनकी जनरल कौंसिल है, जो उनके मुख्तलिफ अजला में जो उनके ओहदेदारान हैं, उसमें औरतों का कोटा मुकर्रर करें। और इसी तरह जो है वो जो हमने कोटा मुकर्रर किया हुआ है 17% कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में या हमारे सेनेट में, तो वहाँ जो कोटे की नशिस्तें जो हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से पुर की जाती हैं, वो ख़त्म करके ख़वातीन को बाकायदा जनरल इंतखाबात के ज़रिए आगे लाया जाए ताकि ख़वातीन से मर्दों से वोट लेके जब आएंगी तो उससे उनके ऊपर जो है दबाव भी होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। अब तो सारा दबाव लीडर का होता है, लीडर जो कहता है वही उनको करना पड़ता है। तो इसलिए बुनियादी चीज़ ये है कि हमें जो उनका तरीका इंतखाब है, कोटा सीटें जो है ख़वातीन के लिए वो, और दूसरा ये कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की तरह इनडायरेक्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में तब्दीली की जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़रवर बारी साहब। हमें बता रहे थे कुछ सजेशंस भी बड़ी यूज़फुल सजेशंस उन्होंने दी जिससे ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाई जा सकती है इंतखाबी अमल में भी, और वोटर्स का टर्न आउट भी, ख़वातीन वोटर्स का टर्न आउट भी बेहतर किया जा सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना यह है कि दुनिया की 16 करोड़ ख़वातीन को अगले 10 साल में बेरोज़गार होने का ख़तरा है। भाई ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है, और ये खतरा उन्हें मर्दों से नहीं है, ख़वातीन को खतरा है, मर्दों से नहीं है, लेकिन बल्कि मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ुदकार मशीनों से है। साइंस और टेक्नोलॉजी में ख़वातीन की अदम दिलचस्पी इस खतरे की बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन सेहत का शुबा ख़वातीन के पास ही रहेगा, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, सेहत के शोबे में इसका मतलब है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, सेहत के शोबे में ख़वातीन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ख़वातीन का इंटरेस्ट क्योंकि कम होता जा रहा है, इसलिए वहाँ की जॉब जाहिर है किसी और को तो देना पड़ेंगी। और हाल ही में मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट में से होने वाले सर्वे में अमरीकी, कैनेडियन और बरतानवी मर्द और ख़वातीन की राय और ख्यालात को शामिल किया गया, और इसमें क्या बताया गया? सर्वे में ये बात सामने आई है कि 37% ख़वातीन और 34% मर्दों के रोज़गार के खात्मे की सबसे बड़ी वजह भी मसनूई ज़हानत होगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में अगर ख़वातीन इंटरेस्ट नहीं लेती, 37% ख़वातीन है तो मर्दों का नंबर भी कुछ कम नहीं है। 34% मर्द जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स जो है ना वो अब कब्जा करने वाले हैं जॉब्स पे। अच्छा जी जनाब, अभी हम टाइम ख़त्म हो गया बिल्कुल ही, ओहो पता भी नहीं लगा, आज तो बिल्कुल ही नहीं पता लगा। आपसे इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं दोबारा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अभी आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।